नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो खास तौर से दिल्ली के 3 बार रह चुके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैसे राघव चड्ढा ने जो कुछ बातें करी है सदन में, जो लोगों से जुड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा उनके पार्टी को और खुद अरविंद केजरीवाल जी को कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे जो बीजेपी को सूट करता है, और उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको खास करके सदन में जो जिस स्कैम में जेल गए थे अरविंद केजरीवाल जी, तो उनके बारे में बताना चाहिए था कि वो एक फ्रॉड केस में वो फंसे, जैसा वो कह रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भी मुद्दा है, जैसे एलपीजी का है, और भी बहुत सारी बातें जो उसके बारे में बात नहीं उठा रहे हैं। और जो अर्बन इशू है, जो शहरी इशू है, उसको लेकर के जैसा कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट पे जो समोसे महंगे मिलते हैं, इसके बारे में, हालांकि समोसे नहीं और भी बहुत सारा बातों को उन्होंने उठाया था। राइट टू रिकॉल का भी उठाया था मुद्दा, और फिर डेटा रोल बैक का हो, ये सारी बातें उस, या फिर गिग वर्कर्स का हो, और भी सारा मुद्दा उठाया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि आम आदमी पार्टी को ये सारा इशू शूट नहीं कर रहा था। वो जो बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, इसी के लिए उनको भेजा गया राज्यसभा में। उसके बाद उनसे उनका पद भी छीना गया। और तो मैं आज इन सारे बातों के बारे में, खास करके इसमें जो 2-3 बात मैं करूंगा। इसमें जो बात था ये कि भाई राघव चड्ढा को जो अरविंद केजरीवाल जी ने सड़क से उठा करके सदन में भेजा, उन पे भरोसा किया, और वो तो मौका परस्त निकले और अवसरवादी निकले, इस तरीके का बात कि वो बहुत ही छोटे नेता थे, उनको उठा करके वहां तक पहुंचाया, और क्या क्या नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। ये सारी बातें एक एक करके जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर थे सभी ये चीजों को बोल रहे थे, अपना अपना वीडियो जारी करके सभी को बता रहे थे कि इस पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया उनको, और उन्होंने ऐसा, मतलब आप ऐसा समझो कि खंजर भोंका है पार्टी को। और वो कहीं ना कहीं, कहने का मतलब उनका ये था कि कहीं ना कहीं इनका साठगांठ है बीजेपी से। तो आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करूंगा कि आखिर ये कैसे पॉलिटिक्स में आए, और कहां से उभर के ऐसा ये राजनेता बने, और किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी अवसरवाद का फायदा नहीं उठाया? क्या वो मौका परस्त वो नहीं थे? क्या उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ऐसा लगे लोगों को कि वो कोई मौके का बिना फायदा उठाए नेता बने? तो उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड में बात करेंगे। और मैं ऐसा बात बता देता हूं पहले कि मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो पब्लिक डोमेन से बाहर हो। मेरा कोई इंटेल का खबर नहीं है। जो भी पब्लिक डोमेन में है, या जो विकिपीडिया में है, या फिर जो अखबारों में होता है, वही सारी बातें करूंगा, या फिर जो मैंने देखा है, खास करके 2010 से लेकर के बाद की चीजों को देखा है, वो मैं बात करूंगा। तो इस विषय में ही बात करूंगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर कैसे बने, कहां से कहां तक पहुंच के बने। तो सबसे पहले मैं कुछ बात उनके बारे में बता देता हूं जो पब्लिक डोमेन में भी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो अरविंद केजरीवाल है, उनका जन्म जो है वो जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, जो एक गांव है वहां सिवानी, वहां पे उनका जन्म हुआ। वो बेसिकली हरियाणा से ही आते हैं, और उनका जो जन्म हुआ है वो 16 अगस्त 1968 में हुआ है। और उनके पिताजी जो हैं, और खास करके ये बता दूं कि वो एक अग्रवाल बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनके जो पिता है गोविंद राम केजरीवाल हैं, वो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और जो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से की है। उसके बाद जो केजरीवाल जी हैं, उनका जो बचपन है वो खास करके नॉर्थ इंडिया में ही गुजरा है। और उन्होंने सबसे पहली चीज की, उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो उनका दमदार है। ये मैं आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि
जैसे लोगों का भी भरोसा उन्होंने इसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को बिलीव आया, और लोगों का जो भरोसा है उन्होंने ऐसे ही जीता है। क्योंकि देखो, उनका सबसे पहले वो 1985 में जो है उन्होंने IIT-JEE का एग्जाम दिया, और उसको क्रैक करके एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया। उसके बाद एग्जाम के बाद उन्होंने उनको जो मिला वो IIT खड़गपुर मिला। वहां से उन्होंने जो इंजीनियरिंग का डिग्री है, बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उन्होंने IIT खड़गपुर से। उसके बाद 1989 में आकर उन्होंने फिर जो पहले बिहार में जमशेदपुर है टाटा, उसमें ज्वाइन किया था उन्होंने। उसके बाद अभी जो कि झारखंड में जमशेदपुर, लेकिन उन्होंने 2 साल की नौकरी की। उसके बाद 1991 में माफ करना, उन्होंने वहां से रिजाइन दिया। और वो रिजाइन देने का रीजन ये था कि वो सिविल सर्विस का जो एग्जाम है उसका वो तैयारी करना चाहते थे। फिर उन्होंने सिविल सर्विस का जो एग्जाम है उसको उन्होंने क्रैक किया, और उसके बाद वो जो है IRS जो सर्विस है उसमें गए, और उसमें उन्होंने जो उनको मिला वहां से वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको मिला। और फिर वहां से जो एक अधिकारी बन गए। वो पहले वो इंजीनियर, उसके बाद फिर वो अधिकारी बने। और उसके बाद उनका जो बैकग्राउंड है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अपना काम तो कर रहे थे और साथ के साथ वो जो सोशल वर्क है, जो सोशल एक्टिविस्ट का काम भी वो कर रहे थे। समाज में एक जागरूकता फैलाने का भी काम कहीं ना कहीं वो कर रहे थे। वो पहले से ये काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, नहीं, उनका बैकग्राउंड पहले से ऐसा था। उसके बाद उन्होंने 1999 में एक कैंपेन है जिसको परिवर्तन कहते हैं, उसको उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर स्टार्ट किया, और उसके बाद उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसमें जो बेसिक जो लोगों का जो इश्यूज था उसको उन्होंने रेज किया। जैसे PDS हो गया, जैसे लोगों से सोशल वर्क हो गया, या फिर और भी जो चीजें हो सकता है जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, उसको उन्होंने उठाना शुरू किया, सोशल वर्क करना शुरू किया। उसके बाद जब समय धीरे धीरे गुजरता गया, उसके बाद उन्होंने एक हालांकि जो परिवर्तन कैंपेन था वो कोई कहीं से कोई ऐसा कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, इंडिविजुअली उन लोगों ने स्टार्ट किया था, कोई NGO नहीं था। लेकिन बाद में कबीर नाम का एक NGO स्टार्ट किया उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर के 2005 में। पहले उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया था, 99 में परिवर्तन एक कैंपेन चलाया था जो लोगों के इश्यूज को रेज करते थे, चाहे सोशल इश्यूज हो या और भी समस्या जो हो, या फिर सोशल वेलफेयर का काम हो, या पब्लिक वर्क हो, इनकम टैक्स रिलेटेड हो, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई इस तरीके का जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको उठाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कबीर नाम का एक NGO, रजिस्टर्ड NGO उन्होंने स्टार्ट किया मनीष सिसोदिया जी के साथ 2005 में। और उसका पर्पस था जो जन सुनवाई का काम होता है उसमें वो किया करते थे, और खास करके एक तरीके का जो रिलेटेड जो लीडर्स हैं, जो काम नहीं हो रहा है, इस मुद्दे को उठाया करते थे, लोगों को अवेयर करने का भी काम करते थे वो। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी वहां पे आता है अरविंद केजरीवाल जी के लाइफ में, जब उन्होंने जो राइट टू इंफॉर्मेशन है RTI के लिए पिटीशन डाला, और उसके बाद उसके लिए काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाया। और 2005 में जो है वो इनेक्ट किया गया RTI को, जो आप सूचना का अधिकार जिसको हम कहते हैं, जो आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सारा डिटेल इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाया अरविंद केजरीवाल जी ने। और इसके लिए उनको 2006 में जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और उसके बाद फिर उन्होंने उनका जो कदम था वो सोशल वर्क के साइड में ही था। उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया 2006 में। वो जो सर्विस था इनकम टैक्स का, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद वो फिर अब यहाँ पे जो वो रमन मैग्सेसे का जो उनको मिला था कुछ पैसा, वो उस पैसे को लगा करके उन्होंने दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो उन्होंने स्टार्ट किया। उसमें भी उनके साथ थे मनीष सिसोदिया थे, और एक और नाम है अभिनंदन। ये तीन मिल करके पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन उन्होंने 2006 में स्टार्ट किया। और सबसे खास बात कि जो उनको मिला था, जो प्राइज मनी मिला था रमन मैग्सेसे में, वो उनसे
उसी पैसे को उसमें इन्वेस्ट करके उन्होंने स्टार्ट किया, माफ करना इन्वेस्ट सही टर्म नहीं है, लेकिन उसको उसमें लगाया और स्टार्ट किया। उसके बाद जो उनके साथ थे, जो ट्रस्टी के जो 2 मेंबर थे, वो थे प्रशांत भूषण और किरण बेदी। तो ये सारा काम जो सोशल हो सकता है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, खास करके लोगों में ये जागरूकता लाना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा कैसे जाए और इस मतलब इस सोसाइटी से भ्रष्टाचार को कैसे, करप्शन मुक्त कैसे किया जाए, ये सारी चीजों को लेकर के वो अवेयर कर रहे थे। इसके लिए उनको अवार्ड रमन मैगसेसे इसी के लिए उनको अवार्ड भी मिला था। उसके बाद ये काम उनका चलता रहा और ये आगे वो करते रहे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उनके लाइफ में, जो सबसे बड़ा मूवमेंट है, वो आता है 2010 का, जब उन्होंने ये सारी चीजों को करते करते जब 2010 में आया तो कॉमनवेल्थ गेम हुआ दिल्ली में, जिसको लेकर के उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के, जो कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर के उन्होंने काफी आवाज उठाई। और उनका ये कहना था कि जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो एक ऐसा काम करती है कि खास करके वो जांच करती है, लेकिन उसके पास कोई राइट नहीं होता है एक्शन लेने का। तो उनका मानना था कि सीबीसी जो है वो एक्शन, जो भी गिल्टी पाए जाते हैं उस पर वो एक्शन नहीं ले सकती है। और जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कहीं ना कहीं मंत्री के द्वारा कंट्रोल रहती है, तो वो काम भी नहीं कर सकते। और आपको मैं बता दूं कि 2010 के आसपास जो था सिचुएशन यूपीए के लिए बहुत वर्स्ट होता चला जा रहा था, क्योंकि करप्शन हर जगह हो रहा था। और जो यूपीए में जो भी अलाइज थे, खास करके कांग्रेस के साथ जो भी थे, तो बहुत सारे अलाइज में करप्शन का चार्ज लग चुका था। और करप्शन तो था ही सोसाइटी में उस वक्त, और चरम पे था। चाहे वो कोल स्कैम की बात करें या कॉमनवेल्थ की, और चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम की हो, बहुत सारे घोटाले उस समय, बहुत सारा घोटाला निकल के आ रहा था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था केजरीवाल जी के लाइफ में। और वहां पे उनको लगा कि अच्छा, सीबीआई जो था, कहीं ना कहीं सीबीआई उस वक्त जो थी, वो वैसे तो सीबीआई सब जानते हैं कि जो सरकार के तहत ही काम करती है। तो अब वो उनको जो उस वक्त उन्होंने मुद्दा उठाया था काफी महत्वपूर्ण था कि सीबीआई अल्टीमेटली जो है कंट्रोल मिनिस्टर से, तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा जांच एजेंसी होना चाहिए जो इससे अलग हो और जिसके दायरे में मंत्री भी आए और उस पर भी एक्शन हो सके। तो इसको लेकर के उन्होंने जो एक मुद्दा जो सुझाया था, लोकपाल, जिसका नाम आपने सुना होगा कि लोकपाल सेंटर में हो और लोकायुक्त जो है वो स्टेट में होने चाहिए, इस चीज को लेकर के। तो ये बात उन्होंने 2010 में रेज किया था कॉमनवेल्थ को लेकर के। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, 2011 में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीजें हुई, वो जो मूवमेंट हुआ अन्ना हजारे का, जिसका आपने नाम सुना होगा, मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी भी था और मैं वहां दिल्ली में ही था। और जो रामलीला मैदान है वहां मैंने देखा कि किस तरीके से लोगों का भीड़ वहां पे उमड़ा था। तो 2011 में अन्ना हजारे और उनके साथ जो किरण बेदी थी। अब यहां से देखो, अब मैं बात एक बताता हूं कि अभी तक जो भी केजरीवाल जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक लोकल यूनिट के जो लोग हैं वो उनको जान रहे थे, या जो एक लोग इंटेलेक्चुअल क्लास वाले हैं वो उनको जान रहे थे। सभी लोग उनको उतने अच्छे तरीके से नहीं जान रहे थे। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखना। जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ अन्ना हजारे का दिल्ली में, उसमें खास करके जो एक प्लेटफॉर्म मिला अरविंद केजरीवाल जी को, जो लोगों के बीच में जन जन जो वो पहुंचे, वो सबसे महत्वपूर्ण था। उसके पहले वो काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जो वहां से उनको मिला ख्याति, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर वहां से स्टार्ट होता है, फिर और भी बहुत सारे मुद्दे को उठाया गया, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर के। और उस वक्त जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो इस तरीके का मूवमेंट था, आपको मैं बता देता हूं कि दिल्ली में हर राज्य के लोग वहां पे आ रहे थे। इवन जो आसपास के क्षेत्र में थे वो पैदल भी आते थे और दिन दिन भर वहां रहते थे। और शाम के वक्त जो वहां के लोकल थे वो भी वहां उसमें जाते थे। एक तरीके का अगर कहो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को एक ऐसा समझ सकते हो कि लोगों में एक उबाल आ गया था कि हमें इसको जड़ से उखाड़ना है। और देखो, कहीं ना कहीं इस तरीके का मूवमेंट होता है तो पॉलिटिकल पार्टी भी इंगेज होती है, और भी वहां बॉलीवुड हस्ती से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी भी सब इंगेज हो रही थी। और सब किसके खिलाफ? यूपीए के खिलाफ चल रहा था, जो उस वक्त
सरकार चला रही थी। और सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है जो मैं बताता हूं कि वहीं पे ये बनाया गया था आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें कि ये सारे चाहे केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, किरण बेदी हो और अन्ना हजारे हो, सब मिल करके जो आपका एक ग्रुप बनाया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसी को सब साथ दे रहे थे लोग। उस समय एक ऐसा मूवमेंट था कि लोग अपनी पार्टी कौन कांग्रेस से है, बीजेपी से, सब भूल गए थे। सबको ये लग रहा था कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए और विदेशों में जो काला धन है, ये सारी चीजों को बताया जा रहा था मंच से। और वो मंच में साझा करने के लिए काफी लोग आ रहे थे, चाहे मैं बता दूं तो बीजेपी के अरुण जेटली जी हो या कोई भी नेता हो, या फिर चाहे आप आध्यात्मिक गुरु हो, रविशंकर हो, या बाबा रामदेव हो, या अग्निवेश जी हो, या अनुपम खेर हो, या फिर आमिर खान हो, सभी ने वहां पे मंच को साझा किया। और ये बातें अब सरकार पे एक दबाव बनना शुरू हो गया था इस तरीके का कि अब जो है सरकार को अब ये दो ही ऑप्शन था, या तो झुकेगी, और अगर नहीं झुकती है तो लोगों का इस तरीके से उस वक्त आप कह सकते हो कि जन सैलाब था कि या तो सत्ता से बेदखल कर देते लोग। दो चीजें था, या तो चुनाव कराना होता या फिर से उनको दोबारा उस पे लाना है, सत्ता में लाना है। तो 2012 के जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी परिस्थिति हुआ, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी लंबी कहानी है, क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूं तो 2011 के बाद से लेकर के अभी तक का कहानी काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं अगला वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें 2011 के बाद जो अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, उसके बाद से क्या क्या परिस्थिति बदला है वो मैं लेकर के आऊंगा, और मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि राजनीति में मौका परस्ती और अवसरवादिता होना कोई गलत बात नहीं है। अगर मौका परस्ती हो या आप अवसरवादी हो राजनीति में, और उसके साथ साथ जनहित का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही चलता है। अगर ऐसा बात कर रहा है मौका परस्ती का, तो मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि भाई कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस में भी 1969 में दो फाड़ हो गया था। फिर उसके बाद जो और भी बड़े बड़े नेताओं का नाम सुनते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं मौका उठा करके इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। चाहे जेपी के मूवमेंट से निकले हो बहुत सारे नेता, चाहे शिवसेना का दो फाड़ हुआ हो। तो इस तरीके से मैं आगे वाले जो वीडियो है उसमें सारी बातें मैं करूंगा, और उसमें पूरे विस्तार से मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है वीडियो। तो 2011 के बाद की जो कहानी है वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, केजरीवाल पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।